राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ की हिस्ट्री। मेवाड़ की हिस्ट्री में अब तक मैंने आपको राणा कुंभा का चैप्टर था वो हाफ पढ़ा दिया है। राणा कुंभा के जो प्रमुख युद्ध थे मैंने उनके बारे में आपको बताया है। चंपारण की संधि के बारे में बताया है, आवल बाउल की संधि थी उसके बारे में बताया है। उसके बाद में कुंभा का मालवा के राजा के साथ में जो संघर्ष है उसके बारे में बताया, सारंगपुर के युद्ध के बारे में बताया है, इसकी मुख्य जो युद्ध की उपलब्धियां थी उनके बारे में बताया है। नागौर के अंदर जो उत्तराधिकार का संघर्ष था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उन्होंने कैसे शम्स खां की सहायता करी थी और मुजाहिद खां को हराया था, शम्स खां को नागौर की गद्दी के ऊपर बिठाया था। मैंने ये भी बताया था कि सिरोही के अंदर सहसमल देवड़ा था, इसको भी हराया था। सहसमल देवड़ा को हराने के पीछे ये भी कहते हैं कि सहसमल देवड़ा था सिरोही के राजा ने किसी समय चित्तौड़ के ऊपर भी एक बार आक्रमण करके चित्तौड़ के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। उसका बदला लेने के लिए कुंभा ने सहसमल देवड़ा को हराया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। अब हम आगे बात करते हैं जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है जो मेवाड़ के राजाओं के बारे में। उनमें जो कुंभा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। अपनी एग्जाम्स होती हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट की आरपीएससी की, उनमें सबसे ज़्यादा जो राजाओं की सांस्कृतिक उपलब्धियां होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके कुछ फिक्स प्रमाण होते हैं, वो अपने को सामने दिखाई देती है। उनकी जो स्ट्रक्चर बनाई हुई होती हैं वो अपने को दिखाई देती हैं, इसलिए वो ज़्यादा अथेंटिक चीज़ें होती हैं। उनके बारे में जो अपने को प्रूफ भी होते हैं वो अथेंटिक होते हैं इतिहास के अंदर, इसलिए सांस्कृतिक उपलब्धियां होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा की को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। कला का जनक। देखो मेवाड़ के जितने भी राजा हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो कुंभा की ही मिलती हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनने के लिए सबसे ज़्यादा जो मटेरियल अपने पास में अवेलेबल है, जो ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल है वो कुंभा से रिलेटेड ही है। तो इसलिए कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं ये बहुत अच्छे से अपने को पढ़नी है, बहुत अच्छे से अपने को याद करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ है वो हम देखें तो वो था इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये चित्तौड़ के किले के अंदर है विजय स्तंभ। ये सारंगपुर के युद्ध की विजय के बाद में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम हम देख लेते हैं। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं, इसको गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। इसका नाम मूर्तियों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। देखो एक आप कभी कभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कीर्ति स्तंभ इस विजय स्तंभ का ही नाम है। एक और है चित्तौड़ के किले में जो जैन कीर्ति स्तंभ है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये अलग है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये नहीं है। जैन कीर्ति स्तंभ दूसरा है, इसको इसके साथ में मिक्स मत कर देना, ये दोनों अलग अलग है। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, इनको दोनों को कोरिलेट मत करना। ये 12वीं शताब्दी का है, ये 12वीं शताब्दी का है।
ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है और जीजा साहब भगेरवाल ने बनाया था। इसके बारे में आगे के वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी तो कीर्ति स्तंभ के बारे में देख लो। कीर्ति स्तंभ के बारे में देखते हैं। कीर्ति स्तंभ की जो बिल्डिंग है इसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई है 122 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फीट। ये है इसकी ऊंचाई। चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात कर ली। इसके बाद में इसकी हर मंजिल के ऊपर एक मूर्ति है, लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति नहीं है। एक ये भी है कि इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह लिखा है। देखो, इससे ये पता चलता है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह लिखा है, इससे ये पता चलता है कि जो चित्तौड़ के जो राजा थे उस समय के, वो सभी धर्मों का आदर करते थे। उनमें धार्मिक सहिष्णुता थी और इनके अंदर रिस्पेक्ट थी हर धर्म के प्रति। तो ये हम कह सकते हैं कि जो इनकी मानसिकता थी, जो सोच थी, जो चित्तौड़ के राजा थे, तो वो सभी धर्मों के अंदर बराबर विश्वास रखते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। और सभी धर्मों का आदर भी था उनके अंदर। जो हम कालांतर में देखते हैं कि जो मुस्लिम सम्राट हुए हैं उनके अंदर ये चीज जस्ट अपोजिट थी। इसके जो वास्तुकार की बात करें, इसके 4 वास्तुकार थे। एक का नाम था जेता, एक का नाम था पोमा, एक का नाम था पुंजा और एक का नाम था नापा। ये 4 वास्तुकार थे। इसकी एक प्रशस्ति भी लिखी है कीर्ति स्तंभ पर, जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये अत्रि और महेश ने लिखी थी। इनका नाम भी याद रखना, अत्रि और महेश। ठीक। अभी हम पढ़ रहे हैं कीर्ति स्तंभ। महाराणा स्वरूप सिंह कालांतर में मेवाड़ के राजा बनते हैं। ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। इनका पुनः निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टॉड ने, जो राजस्थान के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे। जेम्स टॉड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से करी है। कुतुब मीनार से करी है। इसके बाद में एक और अंग्रेज अधिकारी था फर्ग्यूसन। इसको रोम का टार्जन टावर का तुलना।
रोम के टार्जन टावर से करिए। राजस्थान की पहली डाक टिकट जिस किसी इमारत के ऊपर हुई जारी हुई है, राजस्थान की किसी इमारत के ऊपर, राजस्थान की पहली इमारत है, राजस्थान की पहली इमारत, जिस पर डाक टिकट जारी करी गई थी। कीर्ति स्तंभ को कुछ जो संस्थाएं थे उन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी काम में लिया। किस किस का प्रतीक चिन्ह है? एक तो राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसमें कीर्ति स्तंभ की फोटो है। एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके भी बीच के अंदर जो लोगो है वहां पर कीर्ति स्तंभ की फोटो लगी हुई है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एक वीर सावरकर का संगठन था आजादी से पहले, उसका नाम था अभिनव भारत। उसके अंदर भी कीर्ति स्तंभ की फोटो काम में लेगी। अब मैं यहीं पर आपको जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में बता दूं। यह भी एक बिल्डिंग है जो चित्तौड़ के किले में ही है, ये अलग है। इसका जो निर्माण था वो जीजा साहब बघेरवाल ने किया था। जीजा साहब बघेरवाल ने निर्माण करवाया था इसका। ये 12वीं शताब्दी का, ये 12वीं शताब्दी का स्ट्रक्चर है। ये जैनों के जो प्रथम भगवान है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कहते हैं, को समर्पित है। ठीक है, ये अंतर है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और ये अलग है। ये 8 मंजिला इमारत है, ये 9 मंजिला थी, ये कितनी है? 8 मंजिला इमारत है। और जो अपना कीर्ति स्तंभ है, इसमें हर मंजिल के ऊपर देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है, केवल और केवल 8वीं मंजिल के ऊपर कोई मूर्ति नहीं है, और हर मंजिल के ऊपर कोई ना कोई मूर्ति है। ये इन दोनों में अंतर है। इन दोनों के अंदर ये आप ये 8 मंजिला नहीं है, ये 7 मंजिला इमारत है। सॉरी, ये याद रखिए, 7 मंजिला इमारत। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में खास खास अंतर है, ये दोनों देख लेना। इसके बाद में एक कवि राजा हुए हैं, बहुत ही फेमस कवि राजा हैं, जिनको कहते हैं श्यामल दास। इनकी एक पुस्तक है, हर किसी को पता होगा, जिसका नाम है वीर विनोद। इनकी ये पुस्तक है वीर विनोद। इसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से, मेवाड़ के कितने? 84 किले हैं। 84 किलों में से 32 बनवाए थे। मेवाड़ के टोटल 84 किले हैं, उनमें से 32 कितने? कुंभा ने। 32 तो अकेले कुंभा नहीं बनाए थे। अब मेवाड़ के जो प्रसिद्ध किले जो कुंभा ने बनवाए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यह तो आपको पता चल गया ना, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंदर भी लिखा है कि मेवाड़ के अंदर 84 किले थे उस समय में, और वहां पर लगभग 32 किले थे, उनमें से वो कुंभा ने अकेले नहीं बनवाए थे। देखा जाए तो एक राजा के लिए इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुंभा
एक बहुत ही अलग टाइप का राजा था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। हर क्षेत्र में वो इंटेलिजेंट था, उसको बहुत सारी भाषाएं आती थी, उसने बहुत सारी किताबें लिखी। वो संगीत के अंदर भी उसकी बहुत अच्छी रुचि थी, संगीत के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, स्ट्रक्चर भी बहुत बनाई, युद्ध युद्ध के अंदर भी बहुत ज़्यादा निपुण था। इसलिए कुंभा एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अलग टाइप का, बहुत प्रतिभाशाली राजा बोलूँगा मैं उसको। जितना पढ़ो उतना ही कम है कुंभा के बारे में। कुंभा के महत्वपूर्ण 32 किले हैं, उनमें से एक था, सबसे इंपॉर्टेंट किला है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला पढ़ते हैं। यह भी कहाँ है? राजसमंद में। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ ही। संकटकालीन राजधानी यही रहती थी कुंभलगढ़, कि जब मेवाड़ पर कोई संकट आता था तो राजा भाग कर कुंभलगढ़ में आ जाते थे। इसका जो वास्तुकार था, ये इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार कौन था? मंडन इसका वास्तुकार था। इसको मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है, जिसको क्या कहते हैं? कटारगढ़। ये कुंभा का निजी आवास था। सबसे ऊपरी भाग था जिसको कटारगढ़ कहते हैं, ये कुंभा का निजी आवास था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर विषम घाटी पंचानन अपने को लिखा मिलता है हमीर के बारे में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये किसने लिखी थी? महेश ने लिखी थी। ये जो सबसे ऊपरी भाग था कटारगढ़, इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। ये याद रखना कि यहां से संपूर्ण मेवाड़ हम देख सकते हैं। कुंभलगढ़ सबसे पहाड़ की सबसे ऊपरी चोटी पर बना हुआ था, वहां से संपूर्ण मेवाड़ दिखाई देता है, इसलिए इसको हो सकता है कि मेवाड़ की आंख कहा गया था। ये कटारगढ़ कुंभा का निजी आवास था। मेवाड़ की जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसके अंदर एक्चुअली के अंदर क्या लिखा है? इसमें कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया है। धर्म व पवित्रता का अवतार कौन है? कुंभा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर लिखा। ठीक है। अगला 2 नंबर का दुर्ग है, वो है अचलगढ़। ये कहां पर है? सिरोही में। ये 1453 में ये बनाया था, इसका पुनः निर्माण करवाया था। ये सारे कुंभा के बारे में पढ़ रहे हैं। एक है बसंतगढ़ दुर्ग, जिसको बसंती दुर्ग भी कहते हैं। ये कहाँ है? ये भी सिरोही में है, ये भी कुंभा ने बनवाया था। एक है मचान दुर्ग, ये भी सिरोही में है। मेर पर नियंत्रण के लिए बनाया था। मेव जाति थी, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए बनाया था।
कहीं पे मेयर लिखा होता है, कहीं पे मेव लिखा होता है। एक भौमट दुर्ग है, ये उदयपुर के अंदर बनाया था। ये भीलों पर नियंत्रण के लिए बनाया था। भीलों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया था। इसके बारे में कुछ और बात करें, इसने चित्तौड़गढ़ के फोर्ट, चित्तौड़गढ़, एक कुंभलगढ़ फोर्ट, एक अचलगढ़ फोर्ट, इन तीनों किलों के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण एक्चुअली में ये विष्णु मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा एक मंदिर बनाया था, श्रृंगार चौरी मंदिर। देखो, श्रृंगार कंवर थी, वो कुंभा के बेटे की पत्नी थी। ठीक है, ये श्रृंगार चौरी मंदिर है, ये उससे कंपेयर मत कर लेना। ये एक शांतिनाथ जैन मंदिर है। यह एक शांतिनाथ जैन मंदिर है। ये बनवाया था, ये किसने बनवाया था? ये जो चित्तौड़ के कुंभा के टाइम में बना था, कुंभा ने इसको बनवाने में हेल्प करी थी। जो कोषाध्यक्ष था कुंभा का, उसका नाम था वेलका भंडारी। वेलका भंडारी ने बनवाया, कुंभा के समय बना हुआ। एक इसने रणकपुर के जो जैन मंदिर थे, रणकपुर के जैन मंदिर, इसी के समय बने थे। इसने रणकपुर के जैन मंदिरों के लिए जमीन दी थी। और ये रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनाए थे? धरणक शाह ने। कब बनाए थे? 1439 में। देखो, रणकपुर के जैन मंदिर भी कुंभा के टाइम में बने हुए। ठीक है। जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं उनमें से मुख्य मंदिर है जिसका नाम है चौमुखा मंदिर। जिसका नाम है चौमुखा मंदिर। और इस चौमुखा मंदिर के अंदर ही जो जैनों के प्रथम गुरु हैं भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ की मूर्ति है इसके अंदर। रणकपुर के जैन मंदिर है, इनके अंदर कितनी है? 1440 स्तंभ है। इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहते हैं। स्तंभों का अजायब घर। स्तंभों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर कौन सा है? कीर्ति स्तंभ। ये क्या है? स्तंभों का अजायब घर। और रणकपुर के जो जैन मंदिर थे, इनका जो वास्तुकार था, इसका नाम था देपाक। ये कुंभा के समय बने हुए हैं रणकपुर के जैन मंदिर। ठीक है। ये आगे कुंभा के समय बनाई निर्मित जो आर्किटेक्चर है उनसे रिलेटेड बातें। अब हम कुंभा के साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभा के साहित्य।
कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। और यह वीणा बजाता था। इसको वीणा बहुत पसंद थी। इसके जो संगीत गुरु हैं, इनका नाम था सारंग व्यास। देखो मुझे एक चीज याद आ रही है, सारंग से सारंगपुर का युद्ध वो भी कुंभा नहीं लड़ा था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था सारंगपुर का युद्ध? कुंभा और महमूद खिलजी जो मालवा का राजा था उसके बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद में इसने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो सारंग सारंग शब्द है वो आप अच्छे से याद कर लेना। सारंग व्यास थे, वो इनके संगीत गुरु थे। ठीक है, अब कुंभा की पुस्तकें देख लेते हैं। कुंभा ने कुछ पुस्तकें खुद लिखी थी और कुछ लिखवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये आपको याद करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि कुंभा की पुस्तकें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगती हैं हर किसी एग्ज़ाम के अंदर, और हर कोई पूछ लेता है। और सबसे ज़्यादा अच्छा साहित्य भी मुझे लगता है, क्योंकि जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा अच्छे साहित्य के बारे में ही होती है। पहली पुस्तक है जिसका नाम है सुधा प्रबंध। ये तो आपको रटनी पड़ेंगी सारी पुस्तकों के नाम। एक है कामराज रतिसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे स्टार लगा दो। इसके 7 भाग हैं। एक है संगीत सुधा, एक है संगीत मीमांसा, पांचवी पुस्तक है संगीत राज। ये वाली पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे 5 भाग हैं, ये भी याद करना। पहला भाग पाठ्य रत्न कोश, दूसरा भाग है गीत रत्न कोश। सबसे पहले पढ़ो, फिर गीत गाओ, फिर नृत्य करो, नृत्य रत्न कोश। ठीक है, चौथी मैं यहां पर लिख देता हूं, वाद्य रत्न कोश। नृत्य करने के बाद में वाद्य यंत्र बजाओ। पांचवी है रस रत्न कोश। ये 5 पुस्तकें हैं। ये इसके 5 भाग है संगीत राज के। ये भी 5 आपको याद करने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद में कुंभा की कुछ टीकाएं हैं। देखो टीकाएं क्या होते हैं कि कुछ शॉर्ट में कोई बड़ा कोई ग्रंथ होता है, उसका शॉर्ट समरी होती है एक तरीके से, उसको टीका कहते हैं। तो कुंभा ने कुछ पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, पुस्तकें पढ़ करके उनके शॉर्ट नोट्स बना देते थे। तो वही है कुंभा की टीकाएं। एक तो उसने जयदेव की पुस्तक है, की पुस्तक गीत गोविंद। गीत गोविंद, इसके ऊपर टीका लिखी थी, टीका। और इसी टीका का नाम है रसिक प्रिया। अब ये रसिक प्रिया है, ये आपको याद आ रही होगी। मैंने जब हमीर पढ़ाया था तब रसिक प्रिया में हमीर को क्या कहा था? वीर राजा। हमीर को वीर राजा कहा था। प्रिया ऐसे नहीं, ऐसे लिख। ठीक है, एक दूसरी टीका लिखी थी
शारंगधर की पुस्तक थी संगीत रत्नाकर। इसके ऊपर टीका लिखी, बस केवल टीका। एक चंडी शतक बाण भट्ट। बाण भट्ट की पुस्तक चंडी शतक, इसके ऊपर भी इन्होंने टीका लिखी थी। कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में नाटक भी लिखे थे। देखो कुंभा की जो पुस्तकें थी वो संस्कृत भाषा में थी, एक ये भी देख लेना, ठीक है। इसको अन्य भाषाएं भी आती हैं मेवाड़ी। इसने कहते हैं कि इसको भाषाओं का ज्ञान कहें तो इसको मेवाड़ी तो आती ही थी, इसके अलावा इसको मराठी भी आती थी, इसको कन्नड़ भी आती थी। देखो मराठी कन्नड़ साउथ की भाषाएं थी ना, वो भी ये जानता था। अब कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं विद्वान। पहले हम बात करते हैं कान्ह व्यास के बारे में। ये इनके दरबारी विद्वान थे जिन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का पहला भाग जिसका नाम है राजवर्णन, कुंभा ने लिखा, ठीक है। लिखी तो कान्ह व्यास ने, लेकिन इसका पहला पार्ट था राजवर्णन, वो कुंभा ने लिखा था। दूसरे थे मेहाजी, इन्होंने तीर्थमाला, ये बहुत तीर्थ करते थे, तो इन्होंने अपने सारे तीर्थों के ऊपर गए थे, जिन जिन तीर्थों के ऊपर गए थे वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के आए थे और उनको सभी को मिला करके एक पुस्तक लिखी थी, तीर्थमाला। तीसरा है मंडन। मंडन वास्तुकार था कुंभलगढ़ का। इन्होंने वास्तु के ऊपर किताबें लिखी थी। इनका नाम था वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण। एक पुस्तक लिखी थी राजवल्लभ। ये सारे वास्तु शास्त्र से संबंधित हैं, सारी पुस्तकें, है ना। एक थी रूपमंडन, इसके अंदर मूर्ति कला की जानकारी, एक पुस्तक लिखी थी कोदंड मंडन, धनुष निर्माण से जानकारी मिलती है, धनुष से रिलेटेड। मंडन का एक भाई था, मंडन का भाई था नाथा। इसकी पुस्तक थी वास्तु मंजरी। ये मंडन का
भाई था। एक पांचवा है गोविंद, ये था मंडन का बेटा। इसने लिखी थी द्वार दीपिका। उद्दार धोरिणी, एक लिखी थी कला निधि। कला निधि के अंदर मंदिर निर्माण से जानकारी। कला निधि के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक थी सार समुच्चय, ये आयुर्वेद की जानकारी देती है। एक थी रमाबाई, ये कौन थी? ये कुंभा की बेटी थी। ये एक्चुअली में क्या हुआ था कि कम उम्र के अंदर ही विधवा हो गई थी, तो ये वापस कुंभा के पास में आ गई थी। तो इसलिए कुंभा ने इसको जावर था उसका परगना दे दिया था। जावर का परगना इसको दे दिया था। ठीक है, ये भी संगीत में रुचि रखती थी। और इसकी जो उपाधि थी ये याद रखना, वागीश्वरी। इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है वागीश्वरी। इसके बाद में कुछ और दरबारी विद्वान थे। एक का नाम है हीरानंद मुनि, ये कुंभा के गुरु थे। देखो, कुंभा के संगीत गुरु अलग थे, कुंभा के गुरु अलग। एक था तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, है ना। इस तरीके से कुछ और थे, बस इतने आप याद रख लेना, इतने बहुत है। ये कुंभा के दरबारी विद्वान थे। कुंभा ने कुंभा एक ऐसा राजा था मेवाड़ का जिसने जिसने जैन मंदिरों को बनवाने के अंदर भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और इसको जैन धर्म के अंदर भी इनका बहुत अच्छा योगदान है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर। क्योंकि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जैन विद्वान थे वो इसके दरबार के अंदर थे। सूरी सूरी लिखे आते हैं शब्द, ये जैनी ही थे। तो इसलिए जैनिज्म के अंदर भी इनकी बहुत अच्छी आस्था रही है। अब इम्पोर्टेंट है वो है कुंभा की उपाधियाँ। ये इम्पोर्टेंट है, उपाधियाँ। इसका पहली उपाधि जिसको कहते हैं हिंदू सुल्तान। दूसरी अभिनव भट्टाचार्य। एक है राणा रासो। एक है हाल गुरु। एक है चाप गुरु। हाल पहाड़ियों के ऊपर शासन करने वाला, धनुर्विद्या के अंदर चाप गुरु, धनुर्विद्या के अंदर माहिर। परम भागवत। आदि वराह, विष्णु भगवान को मानने वाले।
हम एक ये चीज भी जान सकते हैं कि जो मेवाड़ के राजा थे उनके जो जिनको ये अपना जिनके एकलिंग जी के अपने आप को दीवान मानते थे, एकलिंग जी शिव जी का एक रूप है। इसके अलावा इनकी दूसरे जो देवता थे उनके अंदर भी अच्छी श्रद्धा थी। तो हम देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने विष्णु मंदिर भी बहुत ज़्यादा बनवाए। तो सभी देवताओं के अंदर इनकी आस्था रही है, क्योंकि इसके इन एकलिंग जी के अलावा भी इन्होंने और मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा करवाया। जैन मंदिरों के निर्माण के अंदर इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ की जो शासक हुए हैं उनको ओवरऑल देखा जाए तो सभी धर्मों के अंदर एक तो आस्था रही है उनकी। हमने देखा था कि कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ बनवाया था वहाँ भी 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखवाया। इसका मतलब ये कह सकते हैं दूसरे धर्मों के अंदर भी आस्था थी और अपने धर्म के अंदर भी एक सिंगल भगवान को मानने के साथ साथ ये सभी देवताओं के अंदर भी ये अपनी आस्था रखते थे। कुंभा यहीं पर ख़त्म होता है। अगला हम पढ़ेंगे कुंभा का बेटा रायमल। हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बताना भूल गया, कुंभा का एक बेटा था उदा बड़ा बेटा था उदा ने कुंभलगढ़ किले में कुंभा की हत्या कर दी थी और खुद राजगद्दी के ऊपर बैठ गया था। फिर जितने भी फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और फिर इन्होंने उदा को राजा न बना करके इसका जो छोटा बेटा था रायमल, जिसकी शादी जोधा की बेटी श्रृंगा चौहरी से हुई थी, रायमल, उसको राजा बनाया था। और रायमल राजा बना था 1473 के अंदर। कुंभा का शासनकाल बहुत लंबा रहा था। अब हम अगले लेक्चर के अंदर रायमल पढ़ेंगे। थैंक्स।